नमस्कार बच्चों। आज हम गोवा जैसे मैंने देखा ये विनय शर्मा जी की जो एक यात्रा वर्णन पर जो पाठ है वो आज हम देखेंगे। जो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। आप सभी जानते हैं कि गोवा एक भारत का स्वर्ग उन्हें माना जाता है। सुरम्य सागर तट पर बसा गोवा प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। आज़ादी से पहले गोवा पुर्तगाल और फ्रांस का उपनिवेश था। इस वजह से आज भी यहाँ के रहन सहन, खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ लगभग 80% लोग ईसाई हैं। गोवा की एक खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। दक्षिण गोवा में ईसाई समाज का प्रभाव अधिक है, लेकिन वहाँ के वास्तुशास्त्र में हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। गांव में अत्यंत प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, जबकि उत्तर गोवा में पुर्तगाली वास्तुकला के नमूने ज़्यादा दृष्टिगोचर होते रहते हैं। तो इसी तरह ये जो कोई गोवा है, उन गोवा घूमने के लिए लेखक और उनके मेहमान गए तो उन्होंने गोवा में क्या क्या देखा ये बताने का उन्होंने इस यात्रा वर्णन में कोई प्रयास किया हुआ आज हम देखेंगे। तो उन्होंने बताया है कि गोवा ये नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि हम भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सहपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तो बच्चों, एक गोवा देखने के लिए लेखक जो इंदौर से निकले तो उनके जो साड़ू साहब है जो खंडवा से, उन्हें सहपरिवार उन्हें मिल गए। 23 नवंबर को ये दोनों परिवार, लेखक और उनका साड़ू का परिवार, वो गोवा एक्सप्रेस से मडगांव जा पहुँचे। और वो कहते हैं कि जब वो वहाँ उतर गए तो एक टैक्सी ने जब हॉर्न बजाया तब उनका ध्यान उनकी ओर खींच गया। वो दोनों भी, लेखक, उनका परिवार और उनका साड़ू और उनका परिवार दोनों भी उन टैक्सी में बैठ गए। उन्होंने पहले ही एक होटल बुक किया था तो वह वहाँ रुकने के लिए चले गए। तो एक बात है कि लेखक कहता है कि जब हम जीवन की सारी समस्या, यानी कि पर्यटन जो है ना, वह पर्यटन का भी एक अपना अपना आनंद है। आजकल आप देखते हैं कि लोग कितने व्यस्त हैं और कई स्ट्रेस उनके मन पर रहता है, और इसलिए जब वह पर्यटन के लिए लोग निकलते रहते हैं तो कुछ दिन के लिए भी क्यों ना हो वह अपनी सारी समस्याओं को भूल जाते हैं। लेखक कहता है कि इसी तरह सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका वह पर्यटन है। एक बदला हुआ वातावरण होता है जो हमारे मन को काफ़ी तरोताज़ा करता रहता है। शरीर को भी कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है और इसलिए पर्यटन करना बहुत अच्छा है। आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी ये काम, ये नौकरियां, इनके बीच में लोग काफ़ी व्यस्त है। पहले लोगों को इतना कोई परेशानियां नहीं रहती थी और इसलिए ज़्यादातर मात्रा में लोग कई मेहमानों के गांव घर चले जाते थे, कई तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते थे, और इसी तरह उनका कोई ना कोई कारणवश ये तो पर्यटन होता रहता था। आजकल आप देख रहे हैं कि आदमी जो है वह घड़ी के कांटों से बांध गया है
और इसलिए वह 24 घंटों तक अपने पूरे के पूरे समय का नियोजन करता हुआ हमें दिखाई देता है। और इसलिए जो पर्यटन है वो पर्यटन बहुत कम हुआ। एक बात मुझे बताने के लिए काफ़ी खुशी हो जाएगी कि जितने भी बड़े लोग हो गए ना, उन्होंने काफ़ी पर्यटन किया हुआ बच्चों आपको दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं कि परमहंस के मृत्यु के बाद, रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरा भारत का पर्यटन किया था। उसी के साथ ही साथ रामदास स्वामी जी ने भी पर्यटन किया था। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत में आ गए, तब भी उन्होंने पूरे भारत को एक पर्यटन के रूप में देखा था। और इसी तरह उन्होंने देखा था, समझा था। और इसी तरह जब पर्यटन के कारणवश न केवल वहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य हमें दिखाई देता है, तो उनके साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति भी हमें दिखाई देती है और उन पर बड़े गौर से उनकी तरफ देखा भी दिया जाता है। तो इसी तरह लेखक और लेखक का परिवार, उनके मेहमान भी गोवा देखने के लिए आए हैं। लेखक आगे चलकर कहता है, कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। ये रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम के इरादे से अपने स्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी हो जाती है। लेखक कहता है कि आगे चलकर वह मडगांव से 5 किलोमीटर दूर पर एक दक्षिण स्थित में कस्बा जिनका नाम है कि बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गए। ये रिसोर्ट उन्होंने पहले ही बुक कर दिया था। लेखक कहता है कि आराम के लिए हम अपने अपने कमरों में चले गए। मैं आपको गोवा की, और आगे चलकर उन्होंने बताया कि गोवा की कुछ बातें लेखक ने, वह पर्यटन में के लिए गोवा में आने वाले थे, तो इनसे पहले ही उन्होंने गोवा के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर दी थी। और इसलिए वो कहते हैं कि गोवा जो है वो उनके 2 भाग है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो है वह दक्षिण गोवा, दूसरा जो है वो उत्तर गोवा। उन दोनों गोवा की जो राजधानी है ना, वो पणजी है। जो पणजी जो गोवा से बहने वाली जो मांडवी नामक नदी है, तो मांडवी नामक नदी के किनारे पर स्थित है। यह नदी की भी एक विशेषताएं है। वह विशेषता यह है कि वर्षभर वह पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। हमेशा शरीर ये चिपचिपा रहता है, लेकिन मुंबई इतना नहीं, क्योंकि मुंबई में केवल हमें दिखाई देता है कि ये समुंदर और बड़े बड़े इमारतें, लेकिन गोवा में जो है वह हरितिमा यानी कि हरियाली काफ़ी मात्रा में है। और इसीलिए मुंबई इतनी उमस हमें गोवा में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। और इसी तरह की एक विशेषताएं लेखक ने आपको बताई कि गोवा 2 भागों में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। आगे चलकर उन्होंने कहा है, ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटी हुई है। आपको मालूम है कि कहा जाता है कि 12 मील दूर जाने पर वहाँ की भाषा बदल जाती है, वहाँ की संस्कृति बदल जाती है, वहाँ का रहन सहन बदल जाता है। तो गोवा जो है वह गोवा की भी ऐसी एक बात है कि अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा एक खास जीवन शैली के लिए वो जाना जाता है। लेकिन वहाँ जो लोगों ने अपनी एक विरासत में अपनी जो संस्कृति है, वो संस्कृति पाली हुई हमें दिखाई देती है। वहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो लेखक ने आगे चलकर बताया, तो चलो हम इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी।
देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर घर ही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। तो उन्होंने बताया है कि आगे चलकर वह बेनालियम बीच जो गोवा में है, गोवा की खास तौर पर जो सफ़र करने के लिए लोग आते हैं तो वहाँ के जो कोई बीच है उनका आनंद वे लेते रहते हैं। लेखक और उनका परिवार उनके मेहमानों के साथ वो बेनालियम बीच की ओर चला गया। लेखक कहता है कि दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बहुत अच्छा लगा। और जब वो वहाँ चले गए तो उन्होंने देखा कि उनके मन में एक ऐसा उत्साह लग रहा था कि कब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब वो वहाँ चले गए तो खूबसूरत समुद्र देखते ही वह उन्हें इतनी खुशियाँ हुई कि वहाँ बच्चे जो है वह रेत का मकान बनाने में जुट गए। उनका जो एक लहर आती थी तो वो पूरा का पूरा उन्होंने बनाया हुआ मकान वह गिरा देती थी। जो दूसरे आने से पहले ये फिर एक बार बच्चे वह अपना घर बना रहे थे। लेखक कहता है कि मैं उनके तरफ देखता रहा और अपने मन ही मन लेखक सोचता रहा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। यानी कि जीवन ऐसा ही है, इनका ही नाम जीवन है कि कोई हम बना देते हैं, नीति आकर उन्हें तोड़ डालती है तो हम हारते नहीं है। जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि नीड़ का निर्माण फिर, जिस कविता के माध्यम से उन्होंने यही बताया है कि नीड़ यानी घोंसला, कि जो नीड़ का निर्माण फिर जो एक पंछी अपना नीड़ बनाता है, जो हवा का झोंका आता है वो टूट जाता है लेकिन वो कभी हारता नहीं है, तो वो फिर बनाता रहता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने इन कविता के माध्यम से बहुत सुंदर एक जीवन का सत्य बताया है कि जो लेखक भी ये सत्य बताते रहते हैं कि मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही एक जीवन का भी सत्य है। और इसका दर्शन बेनालियम बीच में जब बच्चे अपने रेत का मकान बना रहे थे तो ये देखकर लेखक को जरूर हुआ। तो इसी तरह उनका सौंदर्य तो था ही जरूर। तो यहाँ जब शाम हो गई, यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी लेखक को देखने को मिला कि लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीटी के आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों को शिकार करने के लिए किनारे पर मंडारते ही रहती है, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में वह सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते। जब वह बैठते हैं तो कुत्तों को इस बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही वह इन पर झपट पड़ते हैं। यानी कि जो पंछी है वो मछलियाँ को खाते हैं और जो पंछी को एक कुत्ते खाने के लिए उनका इंतजार करते रहते हैं, जो कि भूगोल में कहा जाता है कि जीवो जीवस्य जीवनाम। तो इसी तरह जीवो जीवस्य जीवनाम, तो इसी तरह का यह दृश्य लेखक को दिखाई दिया। जब शाम हो गई तो लेखक कहता है कि इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। बच्चों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर बसे गोवा की खूबसूरती के समान वहाँ की शामें भी अद्भुत होती है। जैसे जैसे शाम होती है गोवा मस्ती में डूबने लगता है। सागर के तट पर चांदी जैसी रेत, नीलम जैसा पानी, चर्च, नारियल के पेड़ों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। दूर दूर तक विदेशी सैलानियों की भीड़ दिखाई देती है। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है। बीच पर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं। कहीं मोटर बोट राइडिंग हो रही है तो कहीं पैराशूट राइडिंग
सैलानियों के लिए क्रूज एक अलग ही आकर्षण होता है। क्रूज अर्थात एक छोटे से स्टीमर से 100-150 लोग संगीत की तेज धुन पर थिरकते हुए यह स्टीमर करीब 1 घंटे की घुमावदार परिक्रमा करता रहता है।